पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने भारत का नाम लेकर भारत को आतंकी देश कहा। ये खबर सुनी तो मुझे कानों पे विश्वास नहीं रहा। आतंक के पीड़ित देश को आतंकित कहना, आतंकी कहना बड़ी अजीब बात लगती। जब एक्सरे से देखा तो क्या पाया, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने की बरसात की है। मुनीर ने बिना सबूत के भारत को इस क्षेत्र में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक करार कर दिया है। उन्होंने पड़ोसी देशों में से भी भारत को कथित प्रॉक्सी नेटवर्क के प्रति सतर्क रहने को कहा है। आतंकवाद पर यह दिव्य ज्ञान शुक्रवार को 12वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में के अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान एक भाईचारा वाले इस्लामिक देश अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन वह उम्मीद भी करता है कि वह भारत के आतंकी समूह फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारीज को जगह न दे। उन्होंने कहा भारत इस क्षेत्र में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है। मुनीर ने चेतावनी दी है, पाकिस्तान कभी भी भारतीय आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी भारत के सामने घुटने नहीं टेके, ना ही कभी झुकेंगे। मुनीर ने आरोप लगाया कि आतंकवाद भारत का आंतरिक मुद्दा है जो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और हिंसा से उपजा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस यात्रा की और अमेरिका के रुख को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को जब ये सवाल पूछा तो रणदीप जायसवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने इस यात्रा पर ध्यान दिया, लेकिन मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। हम लोग इस मामले में टिप्पणी नहीं करनी है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका बुलाया था और उसके साथ लंच पर कई मुद्दों की चर्चा की थी। पाकिस्तान को आई लव यू तक कह डाला था। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ रिश्ते पर जवाब दिया, वही भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी जवाब दिया। भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका को हम बहुत ही अच्छा दोस्त मानते हैं और हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। ये दोस्ती लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक तालमेल बढ़ा रहा है। एक तरफ हमारे विदेश मंत्रालय है जो पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों पर टिप्पणी करने से मना कर रहे हैं। जो असीम मुनीर वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में खाना खाते हैं और हमारा जो डेलीगेशन जाता है अमेरिका, ये बताने कि पाकिस्तान उस डेलीगेशन में को व्हाइट हाउस में जगह भी नहीं है। और इसके बावजूद हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा मित्र है। मित्र का मित्र अपना मित्र होता है और मित्र का शत्रु अपना शत्रु होता है। यदि अमेरिका पाकिस्तान को अपना मित्र मानते हैं और पाकिस्तान हमारा शत्रु है तो फिर अमेरिका हमारा मित्र कैसा हो गया। अभी हमारे राजनाथ सिंह जी बड़ी बड़ी बात करके आए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में या सीओ में, और एक देश वो देश उस देश को यही बोलते आ रहे थे, वो पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज करते रहे। और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल खुलेआम भारत का नाम लेके कहता है कि भारत आतंक फैला रहा है। वो कहता ही नहीं, वो सारे हमारे जो पड़ोसी है भारत के उन सभी को आगाह करता है कि भारत से सावधान रहिएगा, ये आतंक का सहारा लेके हमले करता है और हमारे तरफ से हम चुप्पी साधे हैं। कितना डरा के रखा है अमेरिका ने। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हैं, अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती पे बात करने से डर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भारत का नाम ले लेके भारत को कोस रहा है। अब एक दूसरी खबर इसी के साथ जुड़ के आती है, पूरा प्लान चल रहा है। ये जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे एक बात तो समझ में आती है, माल पड़ी तो डैडी के पास भागे। तंज डोनाल्ड ट्रंप को भी सुना डाली। जो उसने कहा कि जीरो टेरिफ, आपको याद होगा आज से 1.5 महीना पहले एक हमारे यहाँ हमने एक वीडियो किया था कि अमेरिका क्लेम कर रहा है कि भारत जीरो टेरिफ पर एग्री हो गया है। उसके बाद भारत के तरफ से ये बयान आया था कि नहीं, अभी बातचीत चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। और यदि जीरो टेरिफ यहाँ हो गया तो इसके मायने क्या होंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसके मायने होंगे यदि जीरो टेरिफ पे भारत में माल आने लगा तो फिर क्या होगा। ये अमेरिका के साथ ही जीरो टेरिफ नहीं, आपको बाकी देशों के साथ भी जीरो टेरिफ करना पड़ेगा। और यदि आपने नहीं किया तो वाया अमेरिका कई प्रोडक्ट जो है वह भारत में डंप किए जाएंगे। भारत एक डंपिंग ग्राउंड बनेगा। जब भारत डंपिंग ग्राउंड बनेगा तो हमारे यहाँ उद्योग क्यों आएंगे, हमारे यहाँ निवेश क्यों करेगा कोई। हमारे यहाँ निवेश नहीं होगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारे उद्योगों का क्या होगा। हर देश का एक कर्तव्य है कि उसके यहाँ के जो उद्योग है, उसके यहाँ का जो मेजर जो धंधे हैं उसको वो प्रोटेक्ट करे। हमारा एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है हमारी, हम खेती के ऊपर हमारी
इकोनॉमी होती है। हालांकि कुछ लोग पूछते हैं कि जीडीपी कितना है, खेती का कंट्रीब्यूशन कितना है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि खेती का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मत करो। खेती का जो आप आउटपुट का जो वैल्यू लेते हैं, उस वैल्यू को यदि सही मायने में आंका जाए तो आज 12,000 रुपए 15,000 रुपए क्विंटल कपास जब रेट होगा, तब जाके कहीं 20 to 30% का प्रॉफिट किसानों को मिल सकता है। यदि आप 12,000 15,000 रुपए क्विंटल का कपास का वैल्यू ले तो फिर आपको पता पड़ता है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी क्या है। आज उद्योग धंधों को तो कोई अधिकार है, मतलब आप जाइए एयरपोर्ट पे, अडानी के एयरपोर्ट पे मुंबई में, आपको 250 रुपए का डोसा मिलता है जो 20 रुपए की जिसकी कॉस्टिंग नहीं, उसका 250 रुपए का वो डोसा बेच सकता है। वहां पानी की बोतल यदि आप किसी रेस्टोरेंट में ले तो 80-85 रुपए की, 65 से 85 रुपए की मिलती है, छोटी वाली। वहां कॉस्टिंग क्या है और उसकी कीमत क्या है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन किसानों की जो उपज है उसको एमएसपी तय करते समय सरकार इतनी कोताही बरतती है और उसके बाद एमएसपी को गारंटी भी नहीं दी। ये सिर्फ मिनिमम प्राइस बताती है, लेकिन सरकार खुद नहीं खरीदती। तो जीडीपी में यदि कृषि का ओरिजिनली, यदि सही मायने में कृषि का जो खर्चा है और मेहनत और सब जोड़ के यदि आप उसका मूल्यांकन करें तो इस देश का जीडीपी में एग्रीकल्चर का इनपुट जो है वो 70% होगा, ये दावा है मेरा। लेकिन आप एग्रीकल्चर की कीमतों को इतना नीचे दिखाते हैं और फिर बोलते हैं जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन। सवाल है कि आज हमारा एग्रीकल्चर हो गया या उद्योग हो गया। भाव 10 सेकंड केवल क्योंकि आपने चर्चा किया है तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को पता हो एकदम आंकड़ा, आपकी चर्चा में ही मैंने रखा। जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान जो सीधा है वो 18% से ज्यादा है। अदर सर्विसेज 15% है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंप्लीट फिनेंस 18% है, ट्रांसपोर्ट 7% है, ट्रेड 17% है, जिस ट्रेड की हम बात कर रहे हैं 17 है, कंस्ट्रक्शन 8% है, मैन्युफैक्चरिंग मात्र 13% है, माइनिंग 2% है और पावर 2% है। यानी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है। अब इससे बड़ी बात और एक बात, नहीं, ये 18% जो आप कह रहे हैं, ये 18% मैं 80% मतलब 60, 70, 80 तक क्यों कह रहा था, क्योंकि आप जब है आंकड़ा एक आंकड़ा भी है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड सपोर्ट टू अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन। 50% को लाइवलीहुड सपोर्ट, मतलब एग्रीकल्चर पर इस देश की आधी आबादी आज भी जिंदा है जी। ये हो गया। तो दूसरी बात ये तो हो गया कि आपके उस इंडस्ट्री पे कितने लोग ये है। मैं मानता हूं एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका प्रॉफिट हजारों करोड़ हो सकता है, वहां लोग कम हो सकते हैं। मतलब एक 500 लोग 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो 1000 करोड़ रुपए तब कमाते हैं जब सिर्फ 500 लोगों को नौकरी मिलती है। यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और लोग खेती करते हैं। मेरा वो भी नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि कार की कीमतें तय होती है। एक आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कितना 17% है, करीब आपने बताया था। कंस्ट्रक्शन 8% है। वो 8% कब है, जब उस फ्लैट की कीमत या रोड का टेंडर ये कमर्शियल रेट में होता है। क्या वो कमर्शियल रेट खेती में लागू होते हैं? जिस दिन वो कमर्शियल रेट खेती में लागू हो जाएंगे उस दिन आपको मल्टीफोल्ड जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई देगा कंट्रीब्यूशन। जब पूर्ण रूप से कीमतों पे कंट्रोल है, कीमतें नहीं के बराबर दे रहे हैं, वो घाटे में धंधा कर रहे हैं खेती वाले, तब जाके 18% कंट्रीब्यूशन है। इसको सैल्यूट करना चाहिए। आज मुझे बताइए, यदि उधर का सोयाबीन आता है, मैं सोयाबीन, क्योंकि आजकल सोयाबीन बहुत कैश क्रॉप हो गया है, कई जगह सोयाबीन ने रिप्लेस किया है, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक। सोयाबीन की क्या स्थिति है? अभी मैं सोयाबीन पे सिर्फ आप 2 मिनट बोलूंगा, मुझे 1 मिनट, 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 1 मिनट बोलूंगा। अभी बीच में सोयाबीन के रेट जो अच्छे खासे चल रहे थे 8,000 9,000 रुपए तक मतलब पहुंच गए थे, एकदम नीचे आ गए रेट सोयाबीन के। तो जब मैंने पूछा सोयाबीन के रेट क्यों आ गए, तो पता पड़ा कि सोयाबीन का तेल बाहर से आता है और वो आपको पता है अडानी जी की कंपनी भी तेल बेचती है ना। अडानी जी की भी एक कंपनी है जो खाने का तेल बेचती है सोयाबीन का। तो उन्होंने कहा कि ये जो तेल आता है वो तेल इतना सस्ता होता है। तो फिर मैंने एक नॉर्मल जो सवाल होता है जो दर्शकों को बीच में भी होगा, तो जब हमारे देश में सोयाबीन बनता है तो हम उसका भी तेल निकालें। भैया हमारा भी तेल, हम सोयाबीन का तेल दे, तो फिर बाहर का तेल के कैसा, बाहर का तेल सस्ता पड़ेगा। तो उसमें कैच है आशीष, कैच ये है कि हमारे यहाँ जो सोयाबीन है वो सोयाबीन ऑर्डिनरी सोयाबीन है, बीटी सोयाबीन नहीं। ठीक है, बीटी सोयाबीन हमारे देश में अलाउड नहीं है। जबकि जो तेल